वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग नेक्स्ट सम स्टार्ट करने वाले हैं और ये जो नेक्स्ट सम है ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा। ठीक है, हम लोग सीक्वेंस से नहीं जाएंगे। मैं पहले वो सारे क्वेश्चन कराऊंगा जो रिलेटेड हैं, जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, जहाँ पे हमें कोई न्यू चीज़ सीखनी ना पड़े। जब सारे ऑप्शन एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो जब वैसे टाइप के सम आएंगे तो उसके अंदर जो नई जनरल एंट्रीज है या जो चीज़ें पेंडिंग है इस लेसन के अंदर हम लोग वो देख लेंगे। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आप देखोगे 95% सिमिलर है विद क्वेश्चन नंबर 1। एक दो चीज़ें ऐसी है जो यहाँ पे आपको नवी देखने को मिलेगी या आपको न्यू सीखने को मिलेगी। बाकी पूरा सम अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस कर लिया होगा घर पर बैठकर तो पूरा सम एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 1 के पैटर्न पर ही जा रहा है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। होप कि सबने शीट ले लिया होगा। जिसने भी अभी तक शीट नहीं लिया है या जिसने नोट्स कलेक्ट नहीं किया है वो लोग पीडीएफ फाइल में से क्वेश्चन देख लेना। मैं आज पीडीएफ फाइल फॉरवर्ड कर दूंगा सबको। अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो लेक्चर का कोई मतलब नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं होगा तब तक आप लोग सम कैसे सॉल्व कर सकते हो या आप सम को कैसे समझ सकते हो। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप नोट्स कलेक्ट कर लो और जो नहीं आ पा रहे हैं वो लोग पीडीएफ फाइल में से क्वेश्चन ले लेना। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 4 पर चल रहा हूँ। मिस्टर दीप, मिस्टर करण were in partnership sharing profit and losses in the proportion of 3:1। दीप और करण को अंडरलाइन करके उसके ऊपर लिख दो ओल्ड पार्टनर। ये हमारे ओल्ड पार्टनर है और उसी के कनेक्शन में जो उनका प्रॉफिट एंड लॉस का प्रपोर्शन दिया हुआ है 3:1, वो 3:1 को अंडरलाइन करके लिख दो OR। OR मतलब ओल्ड रेशियो है। Their balance sheet as on 31st March 2018 was as follows। ये इनकी पुरानी वाली बैलेंस शीट है, इसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड बैलेंस शीट या इसको हम लोग बोल सकते हैं बैलेंस शीट बिफोर एडमिशन। बिफोर एडमिशन मतलब नए पार्टनर को एडमिट करने से पहले वाली बैलेंस शीट है। नए पार्टनर को एडमिट करने के बाद वाली बैलेंस शीट ये आप लोग प्रिपेयर करोगे। ठीक है, चलते हैं। लाइबिलिटी साइड पे सन्ड्री क्रेडिटर है। उस दिन हमने देखा था क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, वो जिनको पैसा देना होता है। बिल्स पेएबल, तो बिल्स पेएबल एक किस्म का कर्जा होता है। इसके ऊपर अभी बात नहीं करेंगे, इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज करके जो कि 10 मार्क्स के लिए आता है। वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बिल रिसीवेबल क्या होती है एंड बिल्स पेएबल क्या होता है। फिलहाल के लिए बिल्स पेएबल का मतलब ऐसी बिल जिस पे पैसा देना है। पेएबल, पेएबल मतलब देना है, इसके लिए लायबिलिटी है, कर्जा है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है बैंक का नेगेटिव बैलेंस, बैंक का नेगेटिव बैलेंस। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये नेगेटिव बैलेंस का मतलब क्या होता है, तो एग्जांपल के तौर पे बैंक में ना अगर आपके घर में किसी का सेविंग अकाउंट होगा या मान लो घर वालों ने आपके लिए एक सेविंग अकाउंट ओपन करा के दिया होगा, तो सेविंग अकाउंट्स के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, जैसे कि आपको मिनिमम 2000 रुपीज सेविंग अकाउंट्स के अंदर जमा रखना पड़ता है। अगर आपका बैलेंस 2000 से नीचे गिरता है, ठीक, तो बैंक वाले कुछ चार्जेस डिडक्ट करते हैं। एंड अगर आप लोग बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तो ये डिडक्ट होते 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 जो आपका बैलेंस था वो तो कट जाता है, उसके बाद आपका बैंक अकाउंट नेगेटिव में जाना शुरू हो जाता है। बैंक चार्जेस की वजह से, SMS चार्जेस की वजह से या कोई दूसरे चार्जेस की वजह से हमारा अकाउंट नेगेटिव में चला जाता है, माइनस में। ठीक, अब माइनस का मतलब क्या है, जब अगली बार आप बैंक में पैसा भरोगे तो बैंक वाले पहले उसमें से अपना पैसा रिकवर कर लेंगे, वो माइनस वाला, उसके बाद जो पैसा बचेगा वो आपका बैंक बैलेंस रहेगा। तो बैंक का नेगेटिव बैलेंस का मतलब होता है ये हमारे ऊपर कर्जा है,
ये हमारे ऊपर क्या है, कर्जा। जब हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करेंगे तो ये बैंक वाले इतना पैसा उड़न छू कर लेंगे, ठीक। ये हो गया एग्जाम्पल। बैंक ओवरड्राफ्ट की जो फैसिलिटी होती है ये सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर के लिए होती है, ना कि किसी और अकाउंट के लिए। ना तो फिक्स डिपॉजिट वाले को ये फैसिलिटी मिलती है, ना सेविंग अकाउंट वाले को ये फैसिलिटी मिलती है, ना रिकरिंग डिपॉजिट वाले को ये फैसिलिटी मिलती है, सिर्फ करंट अकाउंट वाले को मिलती है। अब ये जो अकाउंट के मैंने नाम लिया है ये हमने 11th स्टैंडर्ड के अंदर उसी के अंदर पढ़ा होगा, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में। और अगर 11th में नहीं देखा होगा तो 12th स्टैंडर्ड के अंदर पहला ही चैप्टर है, उसके अंदर ये चीजें कवर हो जाएगी कि ये अकाउंट कौन कौन से होते हैं। करंट अकाउंट जो होता है वो बिजनेस का अकाउंट होता है। बिजनेस के अकाउंट को बैंक एक स्पेशल फैसिलिटी देती है जिसको हम लोग बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। अब ये फैसिलिटी क्या होती है, एग्जांपल के तौर पे मेरे अकाउंट के अंदर 60,000 बैलेंस है, ठीक है। मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है, 60,000 बैलेंस है। मैंने एक थर्ड पार्टी को, सामने वाले को 1 लाख रुपीस का चेक इशू कर दिया है, 1 लाख का चेक इशू कर दिया है, दे दिया, ठीक है। अब बताओ जब वो चेक बैंक में जाएगा तो बैंक वाले उस चेक का पैसा सामने वाले को देंगे या चेक को बाउंस कर देंगे। कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर 60,000 रुपया दे देंगे, 40,000 बाउंस कर देंगे, तो आपके खाते में 60,000 है ना बेटा। चेक अगर बाउंस होता है तो चेक कंप्लीटली बाउंस होता है, या क्लियर होगा तो पूरा एक साथ सारा अमाउंट क्लियर होगा। यहाँ पे इस सिनेरियो में क्योंकि मेरे अकाउंट में बैलेंस सिर्फ 60,000 है और मैंने चेक इशू किया है 1 लाख रुपए का, तो जब वो पर्सन बैंक में पहुंचेगा चेक लेकर के तो बैंक वाले ऑब्वियसली चेक को बाउंस कर देंगे। क्या कर देंगे, बाउंस कर देंगे, मतलब पैसा नहीं देंगे। अब अगर मेरे बैंक वालों से ये ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी लिया हुआ है, ओवरड्राफ्ट ओडी शॉर्ट में लिखते हैं, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी अगर मैंने लिया हुआ है तो बैंक क्या करेगी, जितना पैसा कम पड़ रहा है उतना पैसा बैंक अपने जेब से लगा देगी, ठीक है। जब वो पर्सन 1 लाख रुपए का चेक लेकर के आएगा तो बैंक चेक को बाउंस नहीं करेगा, बैंक मेरे अकाउंट से 60,000 दे देगा और बैंक अपने जेब से 40,000 दे करके लाख रुपया सामने वाले को दे देगा। इससे क्या हो जाता है, इससे मार्केट में हमारा रेपुटेशन रह जाता है। अगर मेरे चेक मार्केट में बाउंस होना शुरू हो जाए तो लोग मेरे से ट्रांजैक्शन करना बंद कर देंगे, इस वजह से कि ये बंदा टाइम पे पेमेंट नहीं देता है, या ये जब चेक देता है ना तो इसका चेक बाउंस हो जाता है, बिजनेस करने लायक का पर्सन नहीं है, तो मेरा रेपुटेशन सेव हो जाता है बिकॉज ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। अब जो बैंक ने 40,000 रुपया दिया है, क्या बैंक वो वापस नहीं लेगी, बैंक को तो वापस करना है, तो उस 40,000 को हम लोग क्या बोलेंगे, उस 40,000 को हम लोग बोलेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या बोलेंगे हम लोग, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। और ये नेगेटिव बैलेंस होता है। नेगेटिव बैलेंस मतलब अब मैं जब अपनी पासबुक को प्रिंट कराने जाऊंगा तो उसके अंदर बैलेंस नहीं दिखेगा, -40,000 दिखेगा। -40,000 मतलब आपने उल्टा 40,000 बैंक से ले रखा है। अब जब आप पैसे डिपॉजिट करते हो, एग्जाम्पल के तौर पे आप बैंक में 50 जमा करते हो तो पहले बैंक अपना 40 काट लेगा और आपके खाते में बैलेंस कितना नजर आएगा, सिर्फ 10,000 नजर आएगा। ऐसे चलता है बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था बैंक ओवरड्राफ्ट का। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है वो एक लाइबिलिटी होती है। क्या होती है, वो एक लाइबिलिटी। ये उसका कॉन्सेप्ट था, ठीक है। कॉन्सेप्ट कोई नहीं पूछता है, लेकिन अगर अपने को कॉन्सेप्ट पता है तो फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग उससे डील कर सकते हैं। तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट का कॉन्सेप्ट था। आपको शॉर्ट में इतना याद रखना है, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब कर्जा, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब मैंने बैंक से एक्सेस विड्रॉ कर लिया। एक्सेस मतलब ज्यादा विड्रॉ कर लिया, उसको हम लोग बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। कैपिटल अकाउंट से आप वाकिफ हो। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व क्या होता है हम लोग इसको सब के एंड में डिस्कस कर लेंगे। कैश है, सैलरी डेटर्स, डेटर्स मतलब जिनसे पैसा लेना है, जैसे कि मुझे बच्चों से पैसा लेना है तो डेटर्स। लैंड एंड बिल्डिंग,
ठीक है। स्टॉक उस दिन बात हुई थी, बिजनेस का जो माल होता है जिसमें हम लोग डील करते हैं उसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं। प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री के पूरे सेटअप को हम लोग प्लांट बोलते हैं। मशीनरी का खुद का मतलब मशीन ही होता है। फर्नीचर हम सबको पता है। सम सॉल्व करने का तरीका, पहले एडजस्टमेंट करेंगे, पोस्टिंग करेंगे, लास्ट में टैली करेंगे, ठीक है। तो एडजस्टमेंट रीड करते हैं। दे एडमिटेड शुभम, एडमिटेड मतलब एडमिशन वाला सम है, ठीक है। कैसे पता चलेगा एग्जाम में कि ये एडमिशन वाला सम है, रिटायरमेंट वाला सम है या डेथ वाला सम है? इस वर्ड से पता चलेगा। अगर रिटायरमेंट वाला सम होता ना तो लिखा होता शुभम रिटायर्ड, ठीक है, रिटायर्ड वर्ड आता। एडमिशन वाला वर्ड होगा तो एडमिट लिख कर आएगा। दे एडमिटेड शुभम इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल जिस दिन एडमिशन होगा उस दिन का बैलेंस शीट बनेगी। ऊपर वाली बैलेंस शीट का डेट चेक करो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसके ऊपर देखना 31 मार्च लिखा हुआ है, ठीक है। नॉर्मली हमारी प्रैक्टिस होती है बैलेंस शीट हम लोग 31 मार्च लिखते हैं, कहानी खत्म नहीं। बैलेंस शीट की डेट एडमिशन वाले चैप्टर में एडमिशन की होगी, रिटायरमेंट वाले चैप्टर में रिटायरमेंट की होगी, डेथ वाले चैप्टर में डेथ की होगी। 31 मार्च फाइनल अकाउंट वाले सब में होता है नॉर्मली, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिशन हुआ है 1 अप्रैल को, तो बैलेंस शीट भी बनेगी 1 अप्रैल को। द टर्म्स बीइंग दैट, ठीक है, एडमिशन के टर्म्स एंड कंडीशन बता रहा है। पहला, ही शैल हैव टू ब्रिंग 20,000 एज कैपिटल। न्यू पार्टनर आएगा, कैपिटल लाएगा। एंट्री हमें पता है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। फॉर 1/5 शेयर, 1/5 शेयर को अंडरलाइन करके लिख दो, न्यू पार्टनर शेयर, अंडरलाइन करके लिख दो न्यू पार्टनर शेयर। ये नए पार्टनर का शेयर होगा बिजनेस के अंदर। आगे, न्यू पार्टनर शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट एंड ₹10,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, और वो 10,000 रुपया गुडविल भी लेकर के आ रहा है, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे सर कैसे पता चला ये गुडविल कैश में आ रहा है? तो मैं फिर बोलूंगा कि इंग्लिश में हमने कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जैसी चीजें पढ़ी थी, बीच में देखना वहां पे लिखा हुआ है एंड, ठीक है। शुरू कैसे किया था? ही शाल हैव टू ब्रिंग, तो उसी को रीड करते हैं। ही शाल हैव टू ब्रिंग ₹10,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो वो ब्रिंग कर रहा है, दो चीजें, वो पहले ब्रिंग करेगा कैपिटल 25,000 रुपया, फिर वो ब्रिंग करेगा गुडविल 10,000 रुपया। तो 25 नहीं था, कैपिटल 20 था। तो दोनों ही के लिए वो ब्रिंग वर्ड जो है वो कॉमन है, मतलब वो हमारी दूसरी वाली एंट्री आएगी गुडविल ब्रॉट इन कैश। जब हम लोग गुडविल कैश में लेकर के आते हैं, एंट्री बनेगी कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। फिर जैसे ही गुडविल कैश में आता है उसकी एक हिडन एंट्री थी जो क्वेश्चन में कभी मेंशन नहीं की होगी, वो पास करेंगे, जो कि है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला वगैरह पता है, हम लोग देख लेंगे सॉल्व करते टाइम पे। एडजस्टमेंट नंबर 2, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को अंडरलाइन करके लिख दो आरडीडी, आरडीडी। पहले वाले समय बात हुआ था कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब क्या होता है। मुझे लगता है कि मेरे डेटर्स भाग जाएंगे, पैसा नहीं देंगे, अभी डूबा नहीं, मुझे लग रहा है भाग जाएंगे, तो उसको हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बोलते हैं, आरडीडी। और मैंने वहां पे ये भी बोला था कि आरडीडी हमेशा डेटर्स पे ही कैलकुलेट होता है, तो लास्ट में लिखा है टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स। अगला, फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड। डेप्रिशिएटेड का मतलब होता है फर्नीचर की वैल्यू को गिराने बोल रहा है, डेप्रिशिएट का मतलब होता है गिराना। स्टॉक शुड बी एप्रिशिएटेड। एप्रिशिएटेड डेप्रिसिएशन का उल्टा होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है वैल्यू को गिराना, एप्रिसिएशन का मतलब होता है वैल्यू को बढ़ाना। तो उसने बोला है स्टॉक की वैल्यू 5% बढ़ा दो, बिल्डिंग की वैल्यू 20% बढ़ा दो। फिर लिखता है कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैपिटल अकाउंट को सर्कल कर दो, एडजस्टेड को सर्कल कर दो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को सर्कल कर लो। मतलब ये वो एडजस्टमेंट है जो उस दिन हमने यहाँ पे किया था। तीनों पार्टनर को लाइन से खड़ा किया था, न्यू पार्टनर के कैपिटल को बेस लिया था, फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था या इक्वेट किया था जिसको आप बोल सकते हो, एंड उससे कैपिटल निकला था। फिर उसके साथ साथ जो हुआ था वो सब होगा, लेकिन आगे लिखता है थ्रू कैश अकाउंट। ये सारा एडजस्टमेंट कैसे करना है? कैश अकाउंट से। ये क्या है हम लोग एंड में देखेंगे।
सम खत्म हो गया। सम के एंड में क्या लिखा हुआ है वो जरूर देख लेना कि जर्नल बनाने बोला है या लेजर बनाने बोला है। तो बोलता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का दूसरा नाम रीवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का दूसरा नाम रीवैल्यूएशन अकाउंट। दूसरा पार्टनर्स कैपिटल बनाने बोला है। एंड तीसरा बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। न्यू फर्म मतलब एडमिशन के बाद की बनाने बोल रहा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो 1 2 3 ये क्वेश्चन ने डिमांड किया है। 1 2 ये हम लोग वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। कैसे कॉपी करोगे वो बता रहा हूँ। पहले ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा। सम का कोर जो है वो एक जगह होगा। वो सब होने के बाद वर्किंग नोट लास्ट में बनेगा, जैसे कि पहले वाले सम में किया था। मैंने इसको यहाँ पे प्रिपेयर किया था, यहाँ से यहाँ प्रिपेयर इसके लिए किया क्योंकि मुझे यहाँ वर्किंग नोट करने के लिए जगह चाहिए। तो फिर रिपीट कर रहा हूँ, अकाउंट्स कैसे बनेंगे। कुछ लोग ऐसे ही बना देंगे, नहीं, पहले ये बनेगा, दूसरे नंबर पे ये बनेगा, तीसरे नंबर पे ये बनेगा। ये कोर है क्वेश्चन का, क्वेश्चन ने ये डिमांड किया है। उसके बाद अपना वर्किंग नोट स्टार्ट होगा। तो वर्किंग नोट में पहले कैश अकाउंट बनाना, उसके बाद में गुडविल अकाउंट बनाना, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे सम। क्वेश्चन नंबर 1, एडजस्टमेंट नंबर 1, he shall have to bring in 20,000 as his capital। पहला एडजस्टमेंट, नया पार्टनर अपने साथ कैपिटल लेकर के आएगा, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल। न्यू पार्टनर के जगह पे न्यू पार्टनर का नाम लिखते हैं। इसमें न्यू पार्टनर कौन है? शुभम। ये एंट्री कंप्लीट हो गई, इसकी पोस्टिंग करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट मतलब हम लोग क्या करेंगे, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे। कहां पर जाएंगे हम लोग? कैश अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे, ठीक है। और किसका नाम लिखेंगे? कैश का नाम नहीं, खुद के अकाउंट में खुद का नाम नहीं आता है, तो हम लोग कैश अकाउंट में जाके किसका नाम लिखेंगे? शुभम कैपिटल। तो कैश अकाउंट डेबिट टू शुभम कैपिटल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, कैपिटल CAP। वर्किंग नोट के अंदर अगर आप थोड़ा शॉर्टकट यूज करोगे चल जाएगा, लेकिन बाकी के जो फायर चीज है, जो क्वेश्चन ने डिमांड किया, वहां पे शॉर्टकट कतई नहीं चलेगा, वहां आपको कंप्लीट चीजें लिखनी है, ठीक। शुभम ने कितना रुपए लेकर के आया? तो शुभम ने 20,000 लाया। अच्छा, दूसरी चीज, कैश अकाउंट में पहली लाइन छोड़नी होती है एंड पार्टनर्स कैपिटल में भी पहली लाइन छोड़नी होती है। मैंने वो लाइन नहीं छोड़ा है, आगे चल के मुझे प्रॉब्लम फेस होगा, इसके लिए मैं इसको एक लाइन नीचे लिख देता हूं। एक लाइन नीचे कैश अकाउंट के डेबिट में जाएंगे और लिखेंगे टू शुभम कैपिटल। पूरा लिखने के चक्कर में जगह कम पड़ रही है, तो सिर्फ कैप लिखता हूं इसको मैं, कैप, ठीक है। कितना रुपया कैपिटल था? तो कैपिटल था 20,000। आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। सेकंड, ये डन, ये बाकी है। तो अब इसमें ढूंढने का कि क्या हमने कोई कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया है क्या? तो आप लोग बोलोगे हाँ सर कैपिटल अकाउंट यहाँ नजर आता है, ठीक है। ये जो कैपिटल है ये डेबिट में है या क्रेडिट में है? तो सर ये तो क्रेडिट में है। कैसे पता चला? मैंने आपको बताया था कि जो आइटम 2 वाली साइड में होता है वो क्रेडिट वाली साइड होती है। तो कैपिटल क्या हुआ है इसमें? क्रेडिट। तो हम लोग कैपिटल अकाउंट पे जाएंगे, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हाथ रखेंगे और किसका नाम लिखेंगे? तो कैपिटल में आके कैपिटल नहीं लिख सकते हैं, तो हम लोग सामने वाली पार्टी का नाम लिखेंगे। सामने है कैश, तो एक लाइन छोड़ेंगे, ये बाय वाली साइड है, तो यहां आके लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। और ये कैपिटल किसने लेकर के आया है? शुभम ने, तो किसके सामने लिख देंगे? शुभम के सामने लिख देंगे, ठीक है। मैं शुभम वाला एडजस्टमेंट रिपीट कर रहा हूं। शुभम कैपिटल क्रेडिट साइड पे था, तो हम कैपिटल अकाउंट पे पहुंचेंगे,
क्रेडिट साइड पे हाथ रखेंगे और सामने वाले अकाउंट का नाम रिकॉर्ड करेंगे। कैपिटल में कैपिटल का नाम नहीं आएगा। 3 कॉलम है, दीप, करण एंड शुभम, तो किसके कॉलम में एंट्री जाएगी? शुभम के कॉलम में एंट्री जाएगी। ठीक है, उसी में वो जो 1/5 शेयर था वो इंफॉर्मेशन था जो फिलहाल किसी काम का नहीं है। आगे लिखा है कि नया पार्टनर अपने साथ गुडविल लेकर के आएगा, तो गुडविल इंट्रोड्यूस करने की एंट्री थी। कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल कितना रुपए? 10,000। इसकी पोस्टिंग करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट मतलब कैश अकाउंट के डेबिट साइड पहुंचेंगे। कहां पहुंच जाएंगे? कैश अकाउंट के डेबिट साइड पहुंचेंगे। और किसका नाम लिखेंगे? कैश का नहीं, सामने वाले का नाम लिखेंगे। तो वहां सामने कौन नजर आ रहा है? गुडविल। तो कैश के डेबिट में जाएंगे और लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट। गुडविल का अमाउंट 10,000। अब डेबिट वाली पोस्टिंग डन। अब क्रेडिट वाली पोस्टिंग पे चलते हैं। गुडविल अकाउंट कौन से साइड पर है? क्रेडिट साइड पे। क्या हमारे पास गुडविल अकाउंट है? तो हाँ, हमारे पास गुडविल अकाउंट है। गुडविल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे पहुंच जाएंगे और क्रेडिट साइड पे जाके किसका नाम लिखेंगे? सामने वाले का। और हम लोग यहां लिख देंगे बाय कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है गुडविल का? 10,000। थर्ड एंट्री जो कि हिडन एंट्री है, जैसे ही गुडविल कैश में आएगा गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। तो यहां पर आके लिखते हैं थर्ड एंट्री। गुडविल आया था तो क्रेडिट हुआ, गुडविल जाएगा तो डेबिट हो जाएगा। नलीफाई इफेक्ट पास हो रहा है, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। लेकिन ओल्ड पार्टनर्स एक है या दो है? तो देखो शुरुआत में मैंने मार्किंग कराया था ओल्ड पार्टनर्स 2 है। पहले वाले का नाम दीप है और दूसरे वाले का नाम करण है। गुडविल का अमाउंट 10,000 है, लेकिन दीप को कितना दिया जाए, करण को कितना दिया जाए? प्रॉब्लम। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि गुडविल जब बढ़ता है इस एंट्री के अंदर तो कौन से रेशियो में बढ़ता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है। कौन से रेशियो में बढ़ता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एक बार पूरे क्वेश्चन पर नजर मारना और चेक करना क्या क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया हुआ है। स्टार्ट टू एंड तक नजर मारना और मेरे को बताना क्या क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया हुआ है। नहीं, अगर आपने नजर मार लिया होगा तो अपने को कंक्लूजन मिला होगा नहीं। और अगर न्यू रेशियो रहा होता तो हम लोग जो फर्स्ट टाइम पे रीडिंग कर रहे थे ना, तो जैसे हमने ओल्ड रेशियो को अंडरलाइन करके उसके बाजू में लिख लिया था OR, उसी तरह न्यू रेशियो के बाजू में भी लिख लिए होते NR, लेकिन न्यू रेशियो क्वेश्चन के अंदर नहीं है। अब दूसरा केस लागू होता है यहाँ पे, जब मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन में न्यू रेशियो ना हो तो ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। जी सर, ओल्ड रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो सेम हो जाता है। अब ओल्ड रेशियो पता है अपने को, तो हाँ, पहली लाइन के दूसरे वाले इसमें मैंने अंडरलाइन करा के लिखाया था ओल्ड रेशियो OR, तो ओल्ड रेशियो 3:1 है, तो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 3:1 हो जाएगा। तो हाँ, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 3:1 हो जाएगा। ठीक है। अब गुडविल का जो 10,000 रुपया है उसको बांटेंगे 3:1 में। अब इसका कैलकुलेशन 10,000 into 3 डिवाइडेड बाय 4 कहां से आया? इन दोनों का टोटल 3 हिस्सा पहले पार्टनर को, 1 हिस्सा दूसरे पार्टनर को, तो टोटल 4 हिस्से, तो 4। दूसरे वाले के लिए 10,000 into 1 की को इसको 1 हिस्सा देना है डिवाइडेड बाय 4। कटिंग करते हैं, 4 1 जा 4 2 जा 8,
2 बच जाएगा, बाजू में दे देंगे तो ये 20 हो जाएगा, 4 5 का और 2 0 बच जाएगा तो 2500 आएगा। 2500 इंटू 3 करोगे तो 7500, ऐसे ही 4 1 जा और 4 2500, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2500 आएगा। किसी को अगर क्रॉस वेरीफाई करना है, उनको अपने कैलकुलेशंस पे डाउट नहीं है, तो दोनों को प्लस करके देखना क्या इतना आंसर आ रहा है। अगर दोनों को ऐड करके उतना आंसर आ रहा है तो मतलब आपने रेशियो में बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। तो एक को देंगे 7.5 और दूसरे को देंगे 2500, ठीक। तो इस तरह आपकी जर्नल एंट्री बनेगी, 10,000 गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ रहा है। अब इसकी पोस्टिंग करते हैं। गुडविल अकाउंट क्या हो रहा है एंट्री के अंदर, डेबिट। गुडविल क्या हो रहा है, डेबिट। तो गुडविल अकाउंट के कौन से साइड पर आ जाएंगे, डेबिट। और किसका नाम लिखेंगे, ऑपोजिट वालों का नाम लिखेंगे। तो ऑपोजिट में 2 लोग हैं, टू दीप कैपिटल अकाउंट एंड टू करंट कैपिटल अकाउंट। दीप केस में जाएगा 7.5, करंट केस में जाएगा 2.5। देखो गुडविल के सामने कितना अमाउंट नजर आ रहा है, 10,000, और इन दोनों का टोटल करके भी कितना आ रहा है, 10,000। मतलब गुडविल को डेबिट करना था, गुडविल को डेबिट करना था 10,000 से। हमने गुडविल अकाउंट को डेबिट किया कितने रुपए से, 10,000 रुपए से। 2 लोग का नाम क्यों आया, क्योंकि ऑपोजिट में 2 अलग अलग लोग हैं यहाँ पे। अब क्रेडिट में कौन बैठे हैं, तो क्रेडिट में मैं बोलूंगा सर कैपिटल अकाउंट बैठा है, तो कैपिटल अकाउंट पे पहुंच जाते हैं। ये लोग क्रेडिट हो रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे चलते हैं और लिखेंगे बाय गुडविल अकाउंट, सामने वाले का नाम। पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हुआ है तो पार्टनर्स के क्रेडिट साइड पे जाएंगे, गुडविल लिखेंगे। अब किसके कॉलम में कितना, तो दीप के कॉलम में 7.5 एंड करण के कॉलम में 2.5। तो दीप के कॉलम में जाएंगे और लिखेंगे 7.5 और करण के कॉलम में लिखेंगे 2,500। ये एंट्री की पोस्टिंग हो गई है, ठीक है। उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि ये जो जर्नल एंट्री है ये जरूरी नहीं है लिखना, ये हमारे दिमाग में चलेगा, ठीक है। अगर फिर भी हमको ऐसा लगता है कि अपने को बिगैर इसके काम नहीं हो रहा है, तो आप पीछे जो वर्किंग नोट बना रहे हो ना, उसके अंदर प्रैक्टिस के लिए इसको लिख सकते हो। बार बार लिखने से चीजें याद हो जाएगी, एग्जाम में शायद लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अपने दिमाग में सब कुछ फिट होगा, ठीक। तो शुरू में अगर थोड़ा सा एफर्ट्स डालोगे तो पीछे आपको एफर्ट्स कम डालना पड़ेगा। शुरू में सुस्ती और काहिली शो करोगे तो वो पूरा साल भर ड्रैग करेगा, ठीक। मैं इसको मिटा रहा हूँ। किसी को अगर इसको लिखना है ये और वो वाला कैलकुलेशन, तो स्क्रीन को पॉज करके जहां पे आपने ये डब्बे खत्म किए होंगे उस डब्बे के बाद, या अगर डब्बे नहीं बनाए तो 2 साइड छोड़ दो और अगले साइड पे वर्किंग नोट करके ये कैलकुलेशन लिख लो, क्योंकि वो 2 पेज जाएगा डब्बे बनाने में बाद में आपको। मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। एडजस्टमेंट नंबर 1 कंप्लीटली खत्म हो गया है। एडजस्टमेंट नंबर 2 पे चलेंगे। अब प्रोविजन ऑफ ₹5% डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो पहले चलते हैं डेटर्स पे। सन्ड्री वर्ड का मतलब होता है छोटे मोटे, आप उसको इग्नोर मार के सिर्फ डेटर भी पढ़ोगे तो भी चलेगा। सन्ड्री डेटर की जो वैल्यू है असेट साइड में नंबर 2 32,000, इनर कॉलम में इसके लिए लिखना है क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट नंबर 2 में बोला है इसके ऊपर 5% आरडीडी निकालना है। आरडीडी का मतलब है पैसा डूबने वाला है, मतलब डेटर की वैल्यू कम होगी, तो कम होगी इसके लिए हम लोग इसको माइनस करेंगे और लिख देंगे आरडीडी, ये कैप्स में होगा, ठीक है, @5%। 5% निकालने का ओरल कैलकुलेशन बताया था मैंने आपको, एक बार फिर ओरली दिखा देता हूं। पहले तो 10% कैलकुलेट कर लेना।
10% आएगा, 30 to 100 एक जीरो निकाल दो 10% मिलेगा। 10 का आधा 5 होता है, तो अगर मैं इसको आधा कर दूं तो वो 5% बन जाएगा। 30 to 100 का आधा 1600 होता है। कोई बोलेगा सर ऐसे डायरेक्टली नहीं होता अपने से, तो ठीक है ना, 200 रुपए को साइड में रख दो। 3000 का आधा कितना होता है 1500, और 200 का आधा कितना होता है 100, तो 1500 और 100 प्लस करोगे तो ये आएगा 1600। दोनों को माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद एक वैल्यू आएगी 30,400। अब कोई बोलता है सर मुझसे ओरली नहीं होता है, तो नहीं होता है तो कोई बात नहीं, हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन कैसे हो रहा है मैं दिखा रहा हूँ। शुरू के सम्स में मैं कैलकुलेशन प्रॉपर दिखाऊंगा कैसे हो रहा है। ये सब मैथ्स की चीजें जो आपने थर्ड स्टैंडर्ड से सीखी आई है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फिर परसेंटेज कैसे निकालते हैं, रेशियो कैसे निकालते हैं, तो शुरू के सम में मैं एक एक चीज बता रहा हूँ। आगे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो 32,000 का 5% परसेंट के लिए हमेशा डिवाइड बाय 100 होता है। 2020, फिर 320 को मल्टीप्लाई कर देना 5 से, 5 0 0, 5 2 10, 5 3 15 और एक 16, तो 1600 रुपया आएगा। कितना रुपया आ रहा है 1600, ठीक है। अब इसका सेकेंड इफेक्ट जो है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा, कि तो हम लोग अपने असेट को रीवैल्यू कर रहे हैं। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है मैंने शायद सेकेंड लेक्चर में बताया था, ये नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल जो है वो कुछ ऐसा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये एंड है, ए एंड डी एंड, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ठीक है। ये रूल याद करना है। अब आपको जो ज्यादातर चीजें दिखेंगी वो ऐसे दिखेंगी, या तो आपको दिखेगा फायदा या तो आपको दिखेगा नुकसान। अगर फायदा हो रहा है तो उसको रीवैल्यूएशन के कौन से साइड पर डालना है, क्रेडिट साइड पे। अगर लॉस हो रहा है तो रीवैल्यूएशन के कौन सा साइड पर डालना है, डेबिट साइड पे, ठीक है। ये रूल याद रखना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट को कैसे चलाते हैं, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल ये है, तो रीवैल्यूएशन पे भी ये रूल लगेगा। मतलब अगर असेट के ऊपर घाटा होता है, लॉस, तो उसको रीवैल्यूएशन के कौन सा साइड पे रिकॉर्ड करना है, डेबिट। अगर असेट के ऊपर फायदा होता है, गेन, तो उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट के कौन सा साइड पे रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट। ये रूल याद रखना है, ठीक है।